नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 4 क्लासें ले ली है वैदिक सभ्यता की। जो हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे, वो हमने देखा था कि जो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था थी या उसकी प्रशासनिक इकाइयाँ थी, वो देख ली थी हमने। और फिर देखा था हमने प्रशासनिक संस्थाएं, जिसमें हमने देखा था सभा, समिति, विदत, विधाता। ये सब हमने कल देख ली थी और आज हम देखेंगे उसका ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन है। आज की क्लास में हम वो देखने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में पहला परिवार आएगा, फिर महिलाओं की उस स्थिति क्या थी वो देखेंगे हम। फिर देखेंगे विवाह विवाह कैसे क्या होता था वो देखेंगे। वर्ण व्यवस्था किस तरह की थी वो ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन में देखेंगे। फिर हम देखेंगे मनोरंजन के साधन, उनके मनोरंजन के क्या क्या साधन थे। फिर देखेंगे भोजन, आभूषण और वस्त्र। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पहला लेते हैं परिवार। ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन है उसका हम परिवार देखते हैं। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के आर्यों का सामाजिक जीवन काफ़ी सुव्यवस्थित था। जो वैदिक काल में जो हम साहित्य पढ़ते हैं, वैदिक साहित्य, उससे पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, सुव्यवस्थित था। समाज की मूल इकाई क्या थी, परिवार थी। आर्य समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक। आर्य समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक। जबकि हमने हड़प्पा का देखा था, वो कैसा था, मातृसत्तात्मक। तो आर्य समाज पितृसत्तात्मक था। पिता परिवार का क्या होता था, मुखिया होता था। पिता ही परिवार का क्या होता था, मुखिया होता था। पिता को गृहपति भी कहा जाता था। पिता को क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। पिता के पास संतान से संबंधित अनेक शक्तियाँ थी, यानी कि वो अपनी संतान को बेच सकता था या उन्हें कोई भी दंड दे सकता था। पिता के पास संतान से संबंधित बहुत सारी शक्तियाँ थी। ये किसमें था, ऋग्वैदिक समाज में। ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार और माता शब्द 234 बार आया है। जो ऋग्वेद है उसमें पिता शब्द कितनी बार आया है, 335 बार, और माता शब्द कितनी बार आया है, 234 बार। सुनय सेप आख्यान, जो ये सुनय सेप आख्यान है, उससे पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। जो ऋग्वेद में सुनय सेप आख्यान है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि पिता अपनी संतान को बेच भी सकता था। सुनय सेप आख्यान ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। जो सुनय सेप आख्यान है वो ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण में मिलता है, ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें सुनय सेप आख्यान की जानकारी मिलती है। इस आख्यान के द्वारा पता चलता है कि जो आजीरक ऋषि थे, उन्होंने अपने पुत्र सुनय सेप को बलि के लिए ले गए थे। वो यानी कि जो आजीरक ऋषि थे, उन्होंने अपने पुत्र को बलि बलि के रूप में वो अपने पुत्र को लेके गए थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सुने सेप आख्यान से मिलती है। ये जो संयुक्त परिवार प्रथा ऋग्वैदिक जो समाज था उसमें प्रचलित थी। जो संयुक्त परिवार प्रथा है वो ऋग्वैदिक कालीन समाज में प्रचलित थी। अब इसमें हमने देख लिया परिवार। परिवार का ये सुने सेप आख्यान है, इससे पता चलता है कि संतान को उस समय बेच भी सकते थे इन्होंने, क्योंकि जो आजीरक ऋषि थे उन्होंने भी अपनी संतान को बलि के रूप में वो अपनी संतान को लेकर गए थे। अब हम देखेंगे दूसरा, महिलाओं की स्थिति। पहला हमने देख लिया है परिवार। परिवार क्या था, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था, जिसका प्रधान वयोवृद्ध या सदस्य या पिता होता था। पितृसत्तात्मक परिवार था और पिता के पास संतान से संबंधित सभी शक्तियाँ थी, यानी कि वो बलि दे सकता था, अपने पुत्र को बेच सकता था, ये सब शक्तियाँ उसमें थी। तो इन शक्तियों के बेस से हम होमरकालीन जो पिता से साम्यता इसकी बिठा सकते हैं। इसमें अब महिलाओं की स्थिति देखते हैं। नारी को भी माता के रूप में पर्याप्त सम्मान था। जो नारी थी उसको भी माता के रूप में पर्याप्त सम्मान था। और जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी, बेहतर थी। महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ऋग्वैदिक समाज में बेहतर थी। ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम यानी कि गृहिणी, यानी कि पत्नी ही ग्रह है, ये कहा गया है। किसमें, ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम अर्थात गृहिणी या पत्नी ही ग्रह कहा गया है। परिवार में पुरुष की प्रधानता होते हुए भी वैदिक समाज में स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था। यानी कि परिवार में पुरुष प्रधान परिवार था, लेकिन वैदिक समाज में जो स्त्रियां थी उनको सम्मान प्राप्त था।
धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी भी अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। जो धार्मिक अनुष्ठान होता था उसमें पत्नी क्या करती थी, अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। ऋग्वेद में कई ऋचाओं का लिखने का काम विदेशियों द्वारा किया गया था। जो विदुषी स्त्रियां थी या जिनको ब्रह्मवादिनी कहा गया था, ऋषिका कहा गया था, उनके द्वारा कई ऋचाओं को लिखा गया था। जो विदुषी स्त्रियां थी उनको ब्रह्मवादिनी भी कहते थे। उनको क्या कहते थे, उनको जो विदुषी स्त्रियां थी उनको ब्रह्मवादिनी भी कहते थे, या उनको ऋषिका भी कहते थे। ऋषिका उनको क्या कहते थे, विदुषी को, विदुषी स्त्रियां थी उनको ब्रह्मवादिनी या ऋषिका कहते थे। उनके द्वारा अनेक ऋचाओं को लिखने का काम किया गया था। वैदिक काल में जो पर्दा प्रथा था उसका प्रचलन नहीं था। वैदिक काल में पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। कन्याओं की शिक्षा का समुचित प्रबंधन था। जो कन्याएं थी वो, अगर कोई कन्या अपने पढ़ना चाहती थी तो उसका समुचित प्रबंध होता था, जिसके परिणाम स्वरूप ऋग्वैदिक काल में घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा, कौन कौन सी, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा, पोलुमी, कक्षावृति, आत्रेयी, अर्चनाना, विप्सला इत्यादि बहुत सी विदुषी स्त्रियां थी। कौन कौन सी थी, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, इसके अलावा भी थी उसमें पोलुमी, एक पोलुमी भी थी, एक सिक्ता विश्ववारा और कक्षावृति, एक थी कक्षावृति, आत्रेयी और विप्सला, क्या थी, विप्सला। ये विदुषी स्त्रियां थी और जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। पुत्री को उपनयन संस्कार का अधिकार था। पुत्री को क्या था, उपनयन संस्कार का अधिकार था। सभा और विदत में भाग लेने का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि जो सभा और विदत हमने देखी थी उसमें हमने पहले देख लिया था कि स्त्रियां भी इसमें भाग लेती थी। संगीत, कला, घुड़सवारी, रथ दौड़ में भी महिलाएं भाग लेती थी, तो इनकी स्थिति अच्छी थी। इस स्त्रियों की, जो महिलाओं की स्थिति थी वो अच्छी थी। दत्तक पुत्र से पुत्री को श्रेष्ठ बताया गया है, यानी कि जो दत्तक पुत्र था उसकी बजाय खुद की स्वयं की जो पुत्री होती थी उसको श्रेष्ठ बताया गया है। पुत्र न होने पर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, यानी कि पुत्र नहीं होने की स्थिति में महिला को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया था। महिलाएं उस स्थिति में संपत्ति की उत्तराधिकारी थी। तो ये महिलाओं की स्थिति हो गई। हम देखते हैं विवाह। वैदिक काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। आर्यों में पारिवारिक सुख, समृद्धि, सुरक्षा और लौकिक पारलौकिक शांति के लिए संतानोत्पत्ति की तीव्र कामना के ने विवाह को अनिवार्य बना दिया था। यानी कि विवाह किस रूप में अनिवार्य था, विवाह वैदिक काल में विवाह क्या था, एक पवित्र संस्कार माना गया है। आर्यों में पारिवारिक सुख, समृद्धि, सुरक्षा, लौकिक और पारलौकिक शांति के लिए संतानोत्पत्ति की तीव्र कामना ने विवाह को अनिवार्य बना दिया। यानी कि हम सीधा सीधा बोले तो विवाह के उद्देश्य थे, विवाह के दो उद्देश्य थे। एक तो यज्ञों का संपादन करना पहला, और दूसरा था संतानोत्पत्ति, यानी कि पुत्र प्राप्ति, संतानोत्पत्ति इसका दूसरा कारण था। यानी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए और यज्ञों के संपादन के लिए विवाह अनिवार्य था। ये दो कारण थे इसके विवाह करने के, एक तो पुत्र की प्राप्ति और एक यज्ञों का संपादन करना, ये इसके कारण थे, यानी कि अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा समस्त याज्ञिक कार्यों में पति पत्नी की उपस्थिति आवश्यक समझी जाती थी। जितने भी यज्ञ संबंधी कार्य होता था उसमें पत्नी की भी उपस्थिति पति के साथ साथ में आवश्यक समझी जाती थी। इस वजह से विवाह ने एक अनिवार्य संस्था का रूप धारण कर लिया था। इस वजह से क्या हुआ था, विवाह क्या हो गई थी, एक अनिवार्य संस्था बन गई थी, यानी कि विवाह करना अनिवार्य हो गया था। ऋग्वेद में बाल विवाह, विधवा विवाह और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। यानी कि ऋग्वेदिक कालीन जो समाज था उसमें हम देखते हैं कि बाल विवाह भी प्रचलन में नहीं था, विधवा विवाह भी, और सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। एक पत्नीत्व विवाह होता था, यानी कि एक पत्नीत्व विवाह होता था, लेकिन जो कुलीन वर्ग था उसमें बहुपत्नी विवाह भी प्रचलन में थे। एक पत्नी विवाह था, लेकिन जो कुलीन वर्ग था उसमें बहुपत्नीत्व विवाह भी प्रचलन में थे। अंतर्जातीय विवाह, बहुविवाह यानी कि बहुपति या बहुपत्नीत्व भी प्रचलन में थे। आर्य अनार्य विवाह नहीं होते थे। आर्यों का अनार्यों के साथ में विवाह संबंध नहीं होता था। स्वयंवर विवाह होते थे, यानी कि स्वयंवर जो होता था वो
प्रचलन में था, लेकिन आर्य और जो अनार्य थे उनके बीच में संबंध नहीं होते थे, यानी कि आर्य और अनार्य विवाह नहीं होते थे। पुनर्विवाह प्रचलन में था। जो पुनर्विवाह था वो प्रचलन में था। पति के खो जाने पर या मर जाने पर, जब पति खो जाए या मर जाए तो पुनर्विवाह प्रचलन में था, यानी कि पति के खो जाने पर या मर जाने पर पुनर्विवाह प्रचलन में था। नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा भी प्रचलन में थी। नियोग प्रथा का तात्पर्य था संतान की उत्पत्ति के लिए देवर के साथ संबंध बनाना, इसको नियोग कहते थे। तो ये नियोग प्रथा भी प्रचलन में था। तलाक प्रथा का प्रचलन नहीं था। क्या नहीं था? तलाक प्रथा का प्रचलन नहीं था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलन में थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या थे? प्रचलन में थे। अनुलोम और प्रतिलोम को आप लोगों को अच्छे से समझना है। अनुलोम यानी कि ऊंचे कुल का लड़का होता था और निम्न कुल की लड़की होती थी, उसको अनुलोम बोलते थे। और प्रतिलोम होता था निम्न कुल का लड़का और उच्च कुल की लड़की, इसको प्रतिलोम बोलते थे। तो अनुलोम कौन होता था? अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग होता था। उच्च कुल का क्या होता था? लड़का होता था और निम्न कुल की लड़की होती थी। और प्रतिलोम विवाह में निम्न कुल का लड़का होता था, वर होता था, और स्त्री क्या होती थी? उच्च कुल की। इसके उदाहरण है, जैसे जो अनुलोम विवाह होता था उसमें जैसे कि ब्राह्मण जो विमद था उसने राजकन्या कमधु का विवाह हुआ, यानी कि ब्राह्मण जो विमद था उसका राजकन्या कमधु से विवाह हुआ था। तो ये अनुलोम का एक उदाहरण है। अनुलोम जो अनुलोम प्रकार का विवाह था उसका ये एक उदाहरण था कि ब्राह्मण तो लड़का था और क्षत्रिय लड़की थी। तो उच्च कुल का ब्राह्मण लड़का हो गया और जो क्षत्रिय थी वो ब्राह्मण से निम्न कुल में आ गई, तो निम्न कुल की राजकन्या होगी, यानी कि उससे कमतर कुल का होना चाहिए। तो ब्राह्मण विमद क्या था? ये विमद क्या था? ब्राह्मण था और राजकन्या यानी क्षत्रिय कमधु थी। तो इन दोनों का विवाह हुआ। तो ये अनुलोम विवाह का एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है ब्रह्म ऋषि श्यावास्व तथा राजा रथवीति की कन्या दाम्र का विवाह, यानी कि ब्रह्म ऋषि जो श्यावास्व थे और जो राजा रथवीति थी उनकी कन्या दाम्र का विवाह भी अनुलोम प्रकार का एक उदाहरण है। ये कहाँ में मिलते हैं? हमें ऋग्वेद से मिलते हैं। और प्रतिलोम जो निम्न कुल का वर होता था और स्त्री उच्च कुल की होती थी, इसमें उदाहरण है कि महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, जो महर्षि शुक्राचार्य थी उनकी पुत्री क्या थी? देवयानी। उनका विवाह हुआ था राजा ययाति के साथ में, यानी कि उच्च कुल की क्या हो गई थी? लड़की ये हो गई थी महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, ये ब्राह्मण हो गई थी और राजा ययाति के साथ में उनका विवाह हुआ। तो ये प्रतिलोम विवाह का उदाहरण हो गया। महर्षि अंगिरस की पुत्री ने राजा असंग के साथ में विवाह किया। महर्षि जो अंगिरस है उनकी पुत्री ने किसके साथ में विवाह किया था? असंग, राजा असंग के साथ में विवाह किया। तो ये प्रतिलोम का एक उदाहरण हो गया। तो अनुलोम प्रतिलोम आपके समझ में आ गया होगा। अनुलोम होता है लड़का उच्च कुल का, यानी कि वर होता है, जैसे कि वर हो क्षत्रिय और कन्या हो वैश्य या शूद्र, तो ये हो गया अनुलोम में। और प्रतिलोम में हुआ जैसे क्षत्रिय, प्रतिलोम में होता है जैसे कि क्षत्रिय हो गई कन्या और वैश्य हो गया या शूद्र हो गई लड़का, तो ये हो गया प्रतिलोम विवाह। तो इस तरह ये विवाह होते थे उस टाइम में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के विवाह सूक्त में विवाह संस्था का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसके कौन से सूक्त में? विवाह सूक्त में विवाह संस्था का उल्लेख हुआ है। भाई बहन का विवाह निषेध था। ये यम यमी संवाद से ज्ञात होता है। हमें जो यम यमी का संवाद मिलता है उससे ज्ञात होता है कि भाई बहन का विवाह निषेध था। पत्नी को ऋग्वेद में जायज थे, यानी पत्नी ही ग्रह कहा जाना विवाह के महत्व को बताता है। कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उन्हें क्या कहते थे? वहतु कहते थे। कन्या की जो विदाई होती थी उस समय जो उपहार दिए जाते थे उन्हें वहतु कहते थे, वहतु। और अमाजु किसे बोलते थे? आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। जो आजीवन अविवाहित रहती थी वो कन्या क्या कहलाती थी? अमाजु कहलाती थी। अब हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था इसकी। क्या देखते हैं? वर्ण व्यवस्था। भारत में आर्यों के आगमन के साथ साथ भारतीय समाज में दो वर्ग अस्तित्व में आ गए। एक था आर्य यानी कि गौर वर्ण, दूसरा था अनार्य यानी कि कृष्ण वर्ण। यानी भारत में आर्यों का जब आगमन हुआ तो भारतीय समाज में दो वर्ग अस्तित्व में आ गए थे, एक आर्य और एक अनार्य। आर्य क्या थे? गौर वर्ण के, और अनार्य क्या थे? कृष्ण वर्ण के।
वर्ण भेद के कई कारण थे, जैसे एक कारण था विजेता और विजेता होने का, यानी कि एक तो विजेता वर्ग था और एक विजेता होने का। यानी कि आर्य तो क्या हो गए थे, विजेता थे, और भारत में पहले से जो जनजात जो रहते थे लोग, उन्हें अनार्य कहते थे, वो पराजितों की श्रेणी में आ गए थे। यानी कि भारत में जो मूल निवासी थे, पहले से रह रहे थे, वो अनार्य, वो अब क्या आ गए थे, पराजितों की श्रेणी में आ गए थे। और जो मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मुलर ने मत दिया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो ये जो मध्य एशिया से आए आर्य थे, ये विजेता हो गए थे, तो गुणों के आधार पर विभाजन हो गया था। दूसरा कारण था रंग भेद का, अर्थात वर्ण का। आर्य लोग गौरवर्ण के थे और अनार्य कैसे थे, कृष्ण वर्ण के थे, जो यहाँ पे जनजाति पहले से रह रही थी, मतलब जो यहाँ के साधारण जनता थी, जो भारत में पहले से रह रही थी, वो अनार्य कहलाई। और वो कैसे वर्ण के थे, कृष्ण वर्ण के। और जो बाहर से आए थे आर्य, वो क्या थे, गौरवर्ण के थे। तो आर्य लोगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, जबकि अनार्य क्या थे, शूद्र, यानी कि उनको अपने उससे अलग कर दिया था इन्होंने, आर्यों ने। तो इस काल में रंग मूलक और कर्म मूलक विभाजन हुआ था। इस काल में क्या हुआ था, रंग मूलक और कर्म मूलक विभाजन हुआ था। चतुष्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। यानी कि जो चतुष्वर्ण व्यवस्था थी, उसका उल्लेख कब हुआ था, जो ऋग्वेद के अंतिम काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। तो जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसके जो पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रियो की उसकी भुजाओं से मानी जाती है, और वैश्य उसकी जांघों से, और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए थे। तो ये जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें ये जो पुरुष सूक्त मिलता है, ये उत्तर वैदिक काल का है। किसका है, ये उत्तर वैदिक काल का है, ये ऋग्वैदिक काल का नहीं है। तो इसलिए इस काल में चतुस्वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। जो हमें चार वर्ण देखते हैं, ये हमें उत्तर वैदिक काल से मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसका जो पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद का जो 10वें मंडल की जब रचना की गई थी, वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह चतुस्वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक कालीन है। इस समय ये वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। तो चतुस्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हुआ है, मगर यह भाग उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था, या उत्तर वैदिक काल से है, इसलिए इस काल में चतुस्वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। समाज कैसा था, आर्य अनार्य था, कुलीन श्रमिक था, और राजन्य दास के रूप में बटा हुआ था। समाज किस रूप में बटा हुआ था, समाज था आर्य अनार्य में, कुलीन श्रमिक में, और राजन्य दास में बटा हुआ था। अब हम देखते हैं मनोरंजन। मनोरंजन, वैदिक साहित्य से पता चलता है कि ये लोग अपने आमोद प्रमोद के लिए विविध उत्सवों का आयोजन करते थे। वैदिक साहित्य से क्या पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक लोग थे, ये अपने आमोद प्रमोद के लिए विविध जो उत्सव थे, उनका आयोजन करते थे। वाद्य संगीत में ये वाणी, दुदुम्बी, शंख, झांझ, मृदंग का प्रयोग किया जाता था। जो वाद्य संगीत है, उसमें इनके द्वारा वाणी का, दुदुम्बी का, शंख का, झांझ का और मृदंग का प्रयोग किया जाता था। जुआ, द्रुत क्रीड़ा यानी कि पासा, घुड़सवारी, शिकार, रथ दौड़, आखेटक भी इनके मनोरंजन के साधन थे। कौन कौन से इनके मनोरंजन के साधन थे, द्रुत क्रीड़ा जिसे जुआ बोलते हैं, पासा, घुड़सवारी, शिकार, रथ दौड़, आखेटक भी इनके मनोरंजन के साधन थे। द्रुत क्रीड़ा अथवा जुआ आर्यों की जातीय दुर्बलता थी। जो द्रुत क्रीड़ा और जुआ खेलते थे, ये ऋग्वैदिक काल के लोग, जो आर्य थे, ये द्रुत क्रीड़ा और जुआ खेलते थे, ये इनकी क्या थी, जातीय दुर्बलता थी आर्यों की। समूह नृत्य भी पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता था। जो समूह नृत्य था, वो भी पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता था। मनोरंजन हो गया इनका। अब हम देखेंगे भोजन, आभूषण और वस्त्र। इनके भोजन, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे। जो ये आर्य थे, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे। शाकाहारी, जिसमें आर्यों का भोजन सरस और स्फूर्तिदायक था। आर्यों का भोजन कैसा था, सरल और स्फूर्तिदायक। इनके भोजन में दूध, दही, मक्खन, घी, साग, सब्जी और फलों की प्रधानता थी। इनके भोजन में किस किस की प्रधानता थी, इनके भोजन में दूध, दही, मक्खन, घी, साग, सब्जी और फलों की प्रधानता थी। क्षीर यानी पकोदम, इसको क्या बोलते हैं, खीर बोलते हैं। करम्भ यानी कि जो यव, तिल और जो था, जो को यव बोलते हैं, तिल और दही से मिलकर बनता था करम्भ। करम्भ किससे मिलकर बनता था, क्षीर, जिसको क्षीर पकोदम यानी कि खीर होती थी। करम्भ होता था जो यानी कि यव, तिल और दही, इनसे मिलकर जो बनता था, उसको करम्भ बोलते थे। जो तिल और दही से मिलकर जो बनता था, उसको करम्भ बोलते थे। धृतता
धृतोदन बोलते थे घी में पका अन्न होता था। घी में पका धृतोदन क्या होता था? घी में पका अन्न होता था। मधु यानी कि शहद होता था। यवागु होता था जौ का दलिया। दही धृत और पसस्या यानी कि मट्ठा आदि दूध से बनते थे। दही धृत और पसस्या जिसको मट्ठा बोलते हैं, ये किससे बनते थे? दूध से बनते थे। मथ यानी दही का मट्ठा, मथ बोलते थे उसको। ये हो गया शाकाहारी। अब हम देखते हैं मांसाहारी। मांसाहारी में भेड़, बकरी, बैल के मांस का उपयोग करते थे। किस किस के मांस का प्रयोग करते थे? भेड़, बकरी और बैल के। ऋग्वैदिक आर्यों में मछली का मांस पसंद नहीं था। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनको मछली का मांस पसंद नहीं था, लेकिन उत्तरवैदिक काल में मछली के मांस का प्रयोग किया जाने लगा था। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार अतिथि के सम्मान में बैल या बकरी का मांस परोसा जाता था। जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें अतिथि के सम्मान में किसके मांस का प्रयोग होता था? बैल या बकरी का। नमक का उल्लेख नहीं मिलता और इसमें पेय पदार्थ सोम और सुरा का उल्लेख मिलता है। पेय पदार्थ क्या थे इनके? सोम और सुरा थे। इनके पेय पदार्थ क्या थे आर्यों के? सोम और सुरा। अब हम देखते हैं इनकी वेशभूषा। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जिसमें नीवी कमर के नीचे से होता था, वास कमर के ऊपर होता था और अधिवास कंबल या चादर होती थी। आर्य लोग कितने प्रकार के वस्त्र पहनते थे? 3 प्रकार के, जिसमें नीवी होता था कमर से नीचे, वास होता था कमर के ऊपर और अधिवास होता था। अधिवास क्या होता था? कंबल या चादर होता था। और ये सिर पर भी उष्ण या पगड़ी धारण करते थे और इनके गले का एक आभूषण होता था जिसको निस्क बोलते थे, जो विनिमय के माध्यम के रूप में भी काम में लिया जाता था। यानी कि जो निस्क होता था वो क्या होता था? गले का आभूषण होता था। गले का आभूषण, स्वर्ण आभूषण होता था। ये क्या होता था? स्वर्ण आभूषण होता था, जो विनिमय के माध्यम के रूप में भी काम में लिया जाता था। जो व्यापार विनिमय होता था उसके रूप में भी एक काम में लिया जाता था। ऊन ऊन सूत मृगचर्म से वस्त्र बनते थे। जो स्त्रियां वस्त्र बुनती थी उन्हें क्या कहा जाता था? वायत्री, वाय या श्री कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? वायत्री, वाय या श्री कहा जाता था। और जो स्त्रियां कपड़ों पर रंगाई का काम करती थी उन्हें रजयित्री कहा जाता था। रजयित्री किसे कहते थे? जो रंगाई का काम करती थी। और ऊन सूत और मृगचर्म से जो वस्त्र बनते थे उन स्त्रियों को वायत्री, वाय या श्री कहा जाता था। प्रमुख जो वस्त्र होते थे उसमें उष्ण यानी कि पगड़ी स्त्री पुरुष दोनों द्वारा उपयोग में लिया जाता था। पगड़ी का वृक्ष से ऐसे के रेसे से बना कपड़ा क्या कहलाता था? वक्कल कहलाता था। वस्त्र के रेसे से बना कपड़ा वक्कल कहलाता था। क्या कहलाता था? वक्कल। विवाह के समय वर द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र वाधुए कहलाता था। वाधुए कहलाता था। क्या कहलाता था? वाधुए। यानी कि विवाह के समय वर द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र वाधुए कहलाता था। युद्ध के दौरान पहने जाने वाला वस्त्र द्रापी कहलाता था। युद्ध के दौरान जो वस्त्र पहना जाता था उसको द्रापी बोलते थे। पेसस बोलते थे नृत्य के दौरान पहने जाने वाला वस्त्र पेसस कहलाता था। नृत्य के दौरान पहने जाने वाला वस्त्र पेसस कहलाता था। द्रापी कहलाता था युद्ध के दौरान और विवाह के समय वाधुए कहलाता था। और वृक्ष के रेशे से बनता था वक्कल। अब हम देखते हैं आभूषण। आभूषण में देखते हैं जो निस्क गले का एक स्वर्ण आभूषण था जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। और कुंभ और कुरीर सिर के आभूषण होते थे। कुंभ और कुरीर क्या होते थे? एक कुंभ होता था और एक कुरीर होता था। कुरीर ये क्या होते थे? सिर के आभूषण होते थे। कुंभ और कुरीर किसके होते थे? सिर के आभूषण। गले का स्वर्णहार निस्क होता था। न्योचनी और कुरीर विवाह के विशेष आभूषण थे। न्योचनी और कुरीर क्या थे? विवाह के विशेष आभूषण थे। न्योचनी और कुरीर विवाह के विशेष आभूषण थे। ये न्योचनी और कुरीर विवाह के विशेष आभूषण थे। कर्ण, फूल, भुजबंद, नुपुर और रुक्म भी आभूषण थे। कपड़े पर स्वर्णकारी करते थे उन्हें क्या बोलते थे? हिरण्य उत्कीर्ण कहा जाता था। सोने की होती थी ये स्वर्णकारी। ये हिरण्य उत्कीर्ण होता था। ये सोने की स्वर्णकारी होती थी, सोने की। तो ये कपड़े पर जो स्वर्णकारी होती थी इन्हें हिरण्य उत्कीर्ण कहा जाता था। ये हिरण्य उत्कीर्ण सोने की स्वर्णकारी थी। कर्ण, फूल, भुजबंद, नुपुर और रुक्म ये भी आभूषण थे। जो रुक्म था उसको वक्ष स्थल का आभूषण होता था। ये जो रुक्म था ये क्या होता था? वक्ष स्थल का आभूषण था। वक्ष स्थल का आभूषण था। वक्ष स्थल का आभूषण था ये।
और भुजबंद होता था, एक कर्णफूल होता था, कुंभ और कुरीर सिर के आभूषण थे, और खदी यानी कंगन होता था। खदी, खदी यानी क्या होता था? कंगन। खदी यानी कंगन होता था। इस तरह ये हमने आज देख लिया इसका सामाजिक, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, जिसमें हमने पहला परिवार देखा, फिर उसके बाद में महिलाओं की स्थिति देखी, उसके बाद में हमने देख लिया विवाह, और जिसमें अनुलोम प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह देख लिए। फिर हमने देखा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में जो चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख था वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, लेकिन ये उत्तरवैदिक कालीन है, तो इसमें जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है वो स्थापित नहीं हुई थी ऋग्वेद में। उसके बाद में हमने देखा मनोरंजन, फिर देखा भोजन आभूषण और वस्त्र, उसका वेशभूषा देख ली और उसके आभूषण देख लिए। इस तरह आज हमने ये क्लास पूरी कर ली है। इसके बाद में हम देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन देखेंगे कल, जिसमें कृषि पशुपालन देखेंगे और उसका व्यापार वाणिज्य देखेंगे। इस तरह कल की क्लास करेंगे हम। देखिए दोस्तों, आप लगातार पढ़ते ही रहना। हाँ, अपना टाइम ख़राब मत करना बिल्कुल भी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो वीडियो आप देखते हो उसको लाइक भी करा करो, जिससे थोड़ा मैं भी मोटिवेट हूँ कि भाई हाँ, आप लोग पसंद कर रहे हो इसको, तो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना चैनल को, और लाइक भी करना, और कमेंट भी कर दिया करो आप लोग। आप लोगों का मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग जब लाइक और कमेंट करोगे तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।